Assalamu alaikum. Moving towards the next topic of the design that is related to the mechanical springs. In this topic, we are going to discuss stresses, what are the springs, stresses in the helical spring, curvature effect, deflection of the springs, specifically the helical spring, then compression springs, stability, spring materials. So let's start with the introduction of the spring. स्प्रिंग्स बेसिकली जो हैं वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड रिट्रैक्शन के ऊपर. प्रिंसिपल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड रिट्रैक्शन व्हेन लोड इज अप्लाइड. जब लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन या रिट्रैक्शन की जो नेचर है, तो इस तरह का जो मटेरियल है उससे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्प्रिंग. जो अप्लाइड लोड है इट कैन बी कॉम्प्रेसिव इन नेचर और इट कैन बी tensile in nature. So on the basis of the applied load we can divide the spring, either they can be compressive spring or the extension or the tensile spring. तो बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्प्रिंग का, डेट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी. कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज समटाइम्स नीडेड एंड इज ऑफन प्रोवाइडेड बाय द मेटल बॉडीज विद क्लेवरली कंट्रोल्ड ज्योमेट्रीज. अब जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो स्प्रिंग जो है डेट आर स्पाइरल इन नेचर. द पाथ फॉलोड बाय द स्प्रिंग इज हेलिकल. दे आर मेड अप ऑफ वायर. द वायर इज heat treated. So this nature and these properties make the body of the spring flexible. These body can exhibit flexibility to the degree the designer see. Like हमारे पास अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हेलिकल स्ट्रक्चर पे, वायर मटेरियल पे, हीट ट्रीटमेंट के ऊपर. सो द डिवाइसेस अलाउड कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और टॉर्क. द स्टोरिंग एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी कैन बी अनदर पर्पस. हमारे पास लाइक शॉक एब्जॉर्बर्स हैं. अगर हम एज्यूम करते हैं गाड़ी में से या बाइक में से शॉक एब्जॉर्बर निकाल दें तो क्या होगा, जैसे ही कहीं पे कोई जंप आएगा वाइब्रेशंस आप लोगों को डायरेक्ट का आप लोगों को फील होंगी. सो द बेसिकली स्प्रिंग्स जो हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, एक्ट एज अ डैम्पिंग डिवाइसेस एंड एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस. Springs can be divided into two types. It can be a helical spring or it can be a leaf spring. It can be helical or it can be the leaf spring. Under the heading of a helical spring, we have three types: compression spring, extension spring, and the torsion spring. In case of a compression, the helical springs are made up of a wire, let's say having a diameter d. Compression springs, in case of a compression spring, let's say this is the axis of spring, the load is towards the or along the axis of the spring. While in case of extension spring, again this is the axis, the load is away from the axis. And in case of a torsional spring, the load is applied perpendicular to its movement arm or perpendicular to the ends of the spring and it cause the torsion. While leaf spring जो है ये instead of wire they are made up of a metal strips having some cross section. इसकी most common example जो है जो कि लीफ स्प्रिंग जहाँ पे पाए जाते हैं, that is the suspension system of a सस्पेंशन ऑफ कार, वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है. तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लोड. अच्छा, इन केस ऑफ ए लीफ स्प्रिंग यहाँ पे कॉम्प्रेशन था, एक्सटेंशन था, और वो लोड कहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे, अलोंग द एक्सिस. बट इन केस ऑफ ए लीफ स्प्रिंग जो लोड अप्लाई होता है डेट इज ऑन द ट्रांसवर्स प्लेन. ट्रांसवर्स प्लेन के ऊपर लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है. तो हमारे पास डिपेंड करता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए लोड. लीफ स्प्रिंग्स हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, कॉम्प्रेशन हो सकते हैं, एक्सटेंशन, टॉर्जन. वी कैन डिवाइड इन दीज टाइप. कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं स्प्रिंग से रिलेटेड. अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ देखें, दिस इज द, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं जिसको मैं रेड से शो कर रही हूँ. दिस इज द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग. आउटर एज से लेके ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, दिस इज द आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग. और ये जो इनर एज का हमारा पोर्शन है, दिस इज द डी इनर डायमीटर ऑफ द
स्प्रिंग। बेसिकली जो हम फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं या स्ट्रेसेस जब कैलकुलेट करनी होती हैं तो वो ना तो आउटर सरफेस पे कैलकुलेट की जाती है ना ही इनर सरफेस पे कैलकुलेट की जाती है, उनका इफेक्ट हम मीन सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास जो मीन सरफेस डायमीटर आ जाता है, लेट्स से डी आउटर प्लस डी इनर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी। सो डी इज द मीन कॉइल डायमीटर। अब ये स्प्रिंग जो है वायर से, क्योंकि हेलिकल स्प्रिंग हमने बात की वायर से, तो ये जो वायर है जिसे स्प्रिंग बना है, इस वायर का जो डायमीटर है दैट इज द डी स्मॉल डी एंड दिस इज नोन एज द वायर डायमीटर। दिस इज द वायर डायमीटर। अब ये फोर्स एफ हम कहाँ पे अप्लाई करें? अलोंग द एक्सिस। तो जब फोर्स अप्लाई नहीं होता बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जो स्प्रिंग की लेंथ होती है, दिस लेंथ इज नोन एज द फ्री लेंथ। और जैसे ही फोर्स अप्लाई होती है तो मैक्सिमम जितना स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो सकता है, या हमारे पास मैक्सिमम जितना स्प्रिंग जो है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, या लोडेड कंडीशन जो होती है, या सिंपली हम कह सकते हैं द कंडीशन इन विच देयर इज नो फर्दर कॉम्प्रेशन इज पॉसिबल, दिस लेंथ इज नोन एज द सॉलिड लेंथ। फ्री लेंथ हमारे पास क्या थी? डेट इज along the that is when the spring is on the unloaded condition, और solid length हमारे पास कब थी? when the no further compression is possible। तो मेरे पास इसकी spring solid length में इसको लिख सकती हूँ if there are n number of turns, और एक टर्न एक कॉइल जो है उसका डायमीटर d है, तो सॉलिड लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय द कॉइल वायर डायमीटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आ जाती है डेट इज द स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। जितनी चेंज आता है लेंथ के अंदर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, चाहे वो कंप्रेशन में है या एक्सटेंशन में है, तो जो रेशियो होगी हमारे पास, दिस इज द स्प्रिंग रेट। अब फोर्स का यूनिट लेट से मैं कहती हूँ न्यूटन है, और y चेंज इन लेंथ है मीटर, तो हमारे पास k का यूनिट क्या आ जाएगा? स्प्रिंग रेट, इट विल बी द न्यूटन per meter. Second is the spring index. It is the ratio of the mean diameter of the spring wire from which the spring is the constructed. It means d हमारे पास क्या आ जाएगा? mean diameter, और small d क्या आ जाएगा? This is the coil diameter या wire diameter जिससे वो spring बना है। तो ratio c का unit क्या? c is a unitless quantity. free length हमने calculate कर ली, solid length आ गई हमारे पास। तो ये terminologies आती हैं related to the helical spring और the compression spring। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन द हेलिकल स्प्रिंग। एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है डेट इज आल्सो नोन एज द टॉर्जनल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्जनल इक्वेशन विल बी इक्वल टू टी बाय जे। टी इज द ट्विस्टिंग मोमेंट, जे इज द पोलर मॉडुलस, टॉ अवर आर, टॉ इज द shear स्ट्रेस एंड आर इज द रेडियस। अगर हम इस फिगर को देखें तो इस केस में इसके एंड के ऊपर यहाँ पे ये फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, कितने डिस्टेंस के ऊपर? d बाय 2 डिस्टेंस के ऊपर फोर्स एफ अप्लाई हो रही है एट अ डिस्टेंस d बाय 2। ड्यू टू दिस फोर्स एट दैट इज अप्लाइड एट डिस्टेंस d बाय 2, इट प्रोड्यूस सम ट्विस्टिंग मूवमेंट। लेट्स लाइक यहाँ पे मैं ट्विस्टिंग मूवमेंट शो करती हूँ, दिस इज t। तो मेरे पास t यहाँ से मैं लिख सकती हूँ t इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय d बाय 2 दैट इज द डिस्टेंस। तो ये टॉर्क यहाँ पे, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वो इस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जे मेरे पास क्या था? दैट इज द पोलर मॉडुलस, टॉ आ गया ट्विस्टिंग मूवमेंट, टॉ 1। अब मैं इसको सिंपली टॉ 1 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ से देखें मैं लिख सकती हूँ t इज इक्वल टू टॉ मल्टीप्लाई बाय टॉ 1 कहते हैं जे डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें फॉर ए वायर डायमीटर, जो हमारे पास कॉइल है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसके लिए जे की वैल्यू होती है पाई d4 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टॉ 1 पाई d4 डिवाइडेड बाय 32, और r की जगह पे हम पुट कर देते हैं d बाय 2 यहाँ पे ये आ गया। तो मेरे पास इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो टॉ t की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाती है? इट विल बी इक्वल टू पाई d³ इंटू टॉ 1 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे दिस इज द, लेट्स से कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1,
और अभी जो हमने टॉर्क की इक्वेशन निकाली, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आ जाता है, पाई डी क्यूब टॉ 1 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू एफ कैपिटल डी बाय 2। तो यहाँ से टॉ 1 की इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे बुक में उसने एफ को आपकी एफ को डब्ल्यू के साथ भी रिप्लेस किया हुआ है। तो अगर हम सिंपली टॉ 1 की वैल्यू पुट करें, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में एफ ही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 एफ डी डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। तो ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी। इतनी शेयर स्ट्रेसेस, इतनी टॉर्जनस स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, किस वजह से, इस ट्विस्टिंग मोमेंट टी की वजह से, या हम कह सकते हैं दीज आर द टॉर्जनस शेयर स्ट्रेसेस डेट एट द एंड ऑफ द कॉइल्स। अच्छा, अब अगर हम इस स्प्रिंग को देखें तो स्प्रिंग के जो कॉइल्स हैं, जब इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो ये कॉइल्स एक दूसरे के साथ इन टच आ जाएंगे। सो वी कैन से इन एडिशन टू द टॉर्जनस शेयर स्ट्रेसेस ड्यू टू द फोर्स एफ, देयर आर आल्सो सम स्ट्रेसेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस जिन्हें हम कहेंगे, जो कि एक्ट कर रही हैं, किस वजह से, ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ द कॉइल्स। ये जो वायर्स हैं, इनके कांटेक्ट की वजह से, जब एक दूसरे के साथ ये कांटेक्ट में आई तो ये इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है, नोन एज द डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस। तो अब हम डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस को अगर देखें, मेरे पास टॉ 2 डेट आर द डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस, और टॉ 1 को हमने क्या कह दिया, डेट आर द टॉर्जनल शेयर स्ट्रेसेस। अब टॉ 2 किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज द फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रही है किस सरफेस के ऊपर, दिस इज द कॉइल सरफेस, हमारे पास आउट फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से 4f डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर ए, टॉ 2, एंड टॉ 2 इज द इक्वेशन नंबर बी। दिस इज द टॉ 2. So the total shear stresses will be equal to टॉ 1 plus टॉ 2. तो टॉ 1 किसके इक्वल है, 8fd प्लस डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब प्लस 4f पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास, अगर मैं कॉमन ले लूँ, 8fd डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, अगर हम कॉमन ले लें तो रिमेनिंग हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 1 ये आ जाएगा। यहाँ से हमने 8 कॉमन लिया है तो 4 है अंदर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, f एज इट इज़ बाहर चला जाएगा, तो मेरे पास ऊपर आ गया, और नीचे देखें क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये डी के बाहर चला जाएगा, इट मीन्स हम ऊपर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल डी ऊपर है तो यहाँ पे कैपिटल डी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी इक्वेशन को देखें, डी आवर डी, सी किसके इक्वल था, कैपिटल डी आवर स्मॉल डी, मीन डायमीटर टू द वायर डायमीटर। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू 8fd डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब 1 प्लस 1 ओवर 2c। सो ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाती है, दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस के लिए, और ये इक्वेशन हमारे पास, अब देखिए यहाँ से हमने Ks 1 प्लस 1 ओवर 2c इज इक्वल टू K स्ट्रेस। सो दिस इज द करेक्शन फैक्टर फॉर द शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। तो हमने इसको टर्म को रिप्लेस कर दिया, तो टॉ की इक्वेशन आ गई KSAFD ओवर पाई डी क्यूब, एंड दिस इज द फॉर द वैल्यू ऑफ द KS।
अच्छा, अब हमने बात कर ली टॉर्जन की वजह से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, शेयर स्ट्रेस की वजह से, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं. देयर इज अ थर्ड इफेक्ट नोन एज द कर्वेचर इफेक्ट. अब कर्वेचर इफेक्ट क्या है? लेट्स से मेरे पास अगर एक कॉइल है, अगर हम इसको बेंड करें, जो फोर्स अप्लाई करें, तो देयर इज सम बेंडिंग. अब उस बेंडिंग की वजह से अगर हम देखें तो आउटर सरफेस जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी और जो इनर सरफेस है उसकी लेंथ कम होगी. लेट्स से इफ दिस लेंथ इज ए बी एंड दिस इज सी डी, तो अगर हम इसका यहाँ पे ड्रॉ करें तो लेंथ ए बी विल बी ग्रेटर देन लेंथ सी डी. अब इस लेंथ डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या है कि कर्वेचर का फिनोमिना जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. अनबैलेंस जो है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है. तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी स्मॉलर है कंपेयर टू द लेंथ सी डी. सो द शेयर स्ट्रेन इफेक्ट विल बी, अब ये अंदर वाला जो पोर्शन है, आउटर पोर्शन है, इसके ऊपर फोर्सेस जो हैं वो एलोंगेट हो गए और सी डी पोर्शन जो है वो स्ट्रेच हो गया. और जो शेयर स्ट्रेन इफेक्ट है दैट इज मोर इन ऑन द इनसाइड सरफेस देन द आउटर सरफेस. इनसाइड सरफेस पे शेयर स्ट्रेन इफेक्ट क्यों है? कि वो स्ट्रेच हो गए, फोर्सेस या स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है. सो वी कैन से फॉर ए गिवन डायमीटर, smaller diameter springs experience more difference of shear strain between the outside surface and the inside surface compared to its larger counterpart. So this effect is known as the कर्वेचर इफेक्ट. जब लोड स्टैटिक होता है तो उस केस में कर्वेचर इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया जाता है, बट इन केस ऑफ ए डायनामिक लोड इक्वेशन हम कर्वेचर को निगलेक्ट नहीं कर सकते. उस कर्वेचर को कंपनसेट करने के लिए अ फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड नोन एज द वॉल्स फैक्टर. 4c-1 over 4c-4 plus 0.615 divided by c. Later on another factor was introduced, that is the Burgess-Stress factor, that replaced the wall factor, and it is 4c/2 divided by 4c-3. So the results of these two equations differs by the less than 1%, so the Burgess-Stress factor is preferred. So the curvature factor can be now obtained by cancelling of the direct shear. तो हमारे पास ये हमने रेशियो जब निकाली कर्वेचर करेक्शन फैक्टर के लिए, तो वो मेरे पास आ गई के बी डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन फैक्टर. तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड एज अ कर्वेचर करेक्शन, और दिस कंपोनेंट टर्म कैन बी यूज फॉर द कर्वेचर करेक्शन फैक्टर. द नेक्स्ट वन इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग. अब डिफ्लेक्शन क्या है? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चेंज इन लेंथ जितनी आती है और द इनिशियल लेंथ से कंपेयर जब हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ आता है, दिस इज नोन एज द डिफ्लेक्शन. अब वो डिफ्लेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज द स्ट्रेन एनर्जी. सो वो कहते हैं द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन एन इलास्टिक मेंबर इन डीफॉर्मिंग इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रेन और द पोटेंशियल एनर्जी. सो इफ द मेंबर इज डिफॉर्म्ड a distance y and if the force deflection relationship is linear, तो हम strain energy को define कर सकते हैं. it is the f/2, f फोर्स जो अप्लाई हो रही है कितने डिस्टेंस, और हमारे पास y/2 के ऊपर. तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और f हमारे पास y किस f इक्वल होता है हमारे पास f और y इज इक्वल टू k. तो यहाँ से अगर मैं f की y की वैल्यू पुट करूँ, इट इज़ इक्वल टू f over k. तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? f square over 2k. दिस इक्वेशन इज फॉर द लीनियर डिफॉर्मेशन एट ऑफ ए डिस्टेंस y. अब सिमिलरली जिस तरह स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही थी हमारे पास उस स्प्रिंग के अंदर ड्यू टू द टॉर्जनल इफेक्ट एंड ड्यू टू द डायरेक्ट शेयर, सिमिलरली वो जो स्ट्रेसेस हैं वो उसके अंदर कुछ स्ट्रेन भी कॉज करेंगी, कुछ डिफॉर्मेशन भी कॉज करेंगी. सो लेट कैलकुलेट. अब यहाँ पे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगी, लेट्स से आई कैन राइट एंगुलर डिफॉर्मेशन of wire when acted by torque T. So let's say I call this is the theta.
उस टॉर्क टी की वजह से, पहले मैं बात करने लगी टॉर्क टी की वजह से जो स्ट्रेन या डिफ्लेक्शन होगी, सो टी इज द, जो टॉर्क टी की वजह से जितनी एंगुलर डिफ्लेक्शन आएगी, लेट्स से आई कॉल दिस इज थीटा। सो इसको अगर मैं एक्सियल डिफ्लेक्शन में चेंज करूं, सो द एक्सियल डिफ्लेक्शन it will be, we know that is equal to r theta, तो यहाँ से I can write lambda is equal to r को मैं लिख सकती हूँ d by 2, तो थीटा इंटू d by 2। सिंपली हम लिखते हैं r की इज इक्वल टू r थीटा, तो वही फॉर्मूला मैंने एक्सियल डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ किया। अच्छा, अब ये हमारे पास कैसे आए, थोड़ा सा इसको अगर विजुअलाइज करें, लेट्स से दिस इज द डायमीटर। अब इनिशियल कंडीशन में ये था, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, थीटा फाइनल कंडीशन मेरे पास ये आ गई, दिस इज द, दिस लेंथ इज द लेमडा, और आर्क डिस्टेंस कवर कितने, दिस इज द थीटा, और कितने डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, डी बाय 2 के ऊपर। सो दिस इज द लीनियर डिफ्लेक्शन एंड दिस वन इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन। अच्छा, अब हमारे पास टॉर्जनल इक्वेशन जो है, वी कैन राइट टॉर्जनल इक्वेशन, हमारे पास कहते हैं टी ओवर जे tau over r is equal to g theta over l। अब इस इक्वेशन में हमारे पास g क्या है, डेट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। टॉ जो आ जाएगा उसके शेयर स्ट्रेसेस आ जाएंगी, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेसेस। j इज द पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया, तो j की वैल्यू वी कैन राइट पाई बाय 32 इंटू d4। जो g की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर, मटेरियल जिस तरह चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली g की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहाँ से आई कैन राइट दिस इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू टी एल ओवर जे जी। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें थीटा की, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी एफ डी बाय 2, जे की वैल्यू पुट करें पाई पर आ जाएगा, पाई डी, एल की वैल्यू पुट करें नंबर ऑफ टन्स इंटू 32 पर आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय जी, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये पाई भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास d4। तो l की जगह पे, l इज बेसिकली द सॉलिड लेंथ, किसके इक्वल आएगी, हमारे पास नंबर ऑफ टन्स, जितने टोटल नंबर ऑफ टन्स हैं लास्ट हमने डिस्कस किया, इंटू पाई डी सर्कमफेरेंस, दिस सर्कमफेरेंस क्वाइल पाई डी सर्कमफेरेंस आ जाएगा, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, डेट विल बी द फ्री लेंथ। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी। तो इक्वेशन जो बनती है यहाँ से थीटा की, 2 कैंसिल हो जाएगा, d4 एज इट इज रहेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो द फाइनल इक्वेशन विल बी 16, f एज इट इज आ जाएगा, d स्क्वायर एंड एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय GD4। आई कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर C। ये मेरे पास क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को हम एक्सियल इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू, लेमडा इज इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई 2, दिस इज द एंगल लीनियर डिफ्लेक्शन ड्यू टू द टॉर्क T, that will be equal to 16 FD square and divided by GD4 multiply by D by 2। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 FD square FD cube and divided by GD4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू इज फॉर द लीनियर डिफ्लेक्शन। हमने लेमडा जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब फर्दर हमने जब लेमडा फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, शेयर स्ट्रेन एनर्जी। अभी देखिए हमने कैलकुलेट किया शेयर स्ट्रेन एनर्जी, डेट इज इक्वल्स टू एफ बाय 2 इंटू वाई। बेसिकली हमने वाई लीनियर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया, तो हमारे पास लेमडा को हम यहाँ पे वाई भी लिख सकते हैं। सो यू किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ लेमडा बाय 2, तो ये वैल्यू मेरे पास u की आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 एफ स्क्वायर डी क्यूब एन डिवाइडेड बाय GD4। तो ये दिस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास होगी, ये हमने कैलकुलेट कर ली
कि इतना एक्सटर्नल वर्क डन हुआ ऑन एन इलास्टिक मेंबर इन डिफॉर्मिंग इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रेन और पोटेंशियल एनर्जी में जो हो रही थी. सो दिस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर जो वो स्टोर हुई है ड्यू टू द टॉर्जनल इफेक्ट टी. हमने यू फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट. अगर हमने के स्प्रिंग इंडेक्स स्टिफनेस निकालनी हो या डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ जिसको हम स्टिफनेस भी कहते हैं, डेट इज एफ अवर लेमडा. तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है, अभी हमने लेमडा हमने अभी कैलकुलेट किया. तो यहाँ से हमारे पास जो के की वैल्यू आ जाती है इट विल बी इक्वल टू जी डी डिवाइडेड बाय 8 सी क्यूब अवर एन. हमने कैपिटल डी अवर स्मॉल डी को रिप्लेस कर दिए सी के साथ. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ ए टॉर्जनल इफेक्ट टी. अब सेकंड स्टेप के अंदर जो हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट शेयर. अब डायरेक्ट शेयर की वजह से तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अवर स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ अवर ओरिजिनल लेंथ. सो आई कैन सिंपली राइट एफ एल अवर ए इंटू द लेमडा. दिस इज स्ट्रेस अवर स्ट्रेन, इसको मैंने सिंपली इस फॉर्म में लिख दिया है. अच्छा, अब यहाँ से देखें जी हमारे पास क्या है, दैट इज द shear स्ट्रेस. आई कैन राइट shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन. तो मैंने उसको यहाँ पे ये लिख दिया. अच्छा, अब यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास बनी shear स्ट्रेस क्या आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया shear स्ट्रेन क्या आ जाएगी, दिस इज लेमडा चेंज इन लेंथ लेमडा अवर ओरिजिनल लेंथ हमारे पास आ गई. अच्छा, अब यहाँ से हमने के की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो के मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन. तो दैट विल बी इक्वल टू जी ए डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन इनटू एल. तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी जी ए ओवर एल. ये के की वैल्यू आ गई है इन केस ऑफ ए स्ट्रेन केस ऑफ ए डायरेक्ट शेयर. हमने स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, डेट इज यू एफ लेमडा बाय 2. तो यहाँ से हमारे पास अब हम स्ट्रेन एनर्जी देखते हैं हमारे पास किसकी इक्वल है, डेट इज इक्वल टू एफ बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से. इस इक्वेशन से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी एफ एल अवर ए जी. तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ स्क्वायर एल अवर 2a g. सो दिस इज द amount of strain energy produced or stored in a body due to a direct shear. This is the equation number. हमने इस equation का नाम दिया था C का. This is the equation number 1C और इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देती हूँ 2C का. अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है डेट इज इक्वल टू सम ऑफ 1C स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू टॉर्जन प्लस सम ऑफ स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द डायरेक्ट शेयर. तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एफ स्क्वायर एल ओवर 2AG एफ स्क्वायर एल ओवर 2AG प्लस 4F स्क्वायर डी क्यूब एन ओवर GD4 4F स्क्वायर एन GD क्यूब GD4 D स्क्वायर एन DD4 ये हमारे पास. सो दिस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस्ड. ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली. सो द टोटल स्ट्रेन एनर्जी फॉर हेलिकल स्प्रिंग इज कंपोज्ड ऑफ टॉर्जनल कंपोनेंट एंड अ शेयर कंपोनेंट. आगे हम यूजिंग कैस्टिग्लियानो थ्योरम यूज करते हैं. वो क्या कहता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू फोर्स तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है. उसको फर्दर जब हम स्प्रिंग इंडेक्स पुट करते हैं तो हमारे पास उस केस में टोटल डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होती है for a helical spring is equal to 8FDN divided by GD4. So this is the total deflection produced by using the Castigliano theorem in case of a helical spring or the compression springs.
नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं द टाइप्स ऑफ ए एंड्स ऑफ ए कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब टाइप वो क्या हो सकती हैं, प्लेन एंड्स हो सकते हैं, स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड हो सकते हैं, स्क्वायर और क्लोज्ड एंड हो सकते हैं, प्लेन एंड ग्राउंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड एंड हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 2 तरह से वाउंड हो सकते हैं स्प्रिंग, आइदर वो राइट हैंड वाउंड हो सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाउंड हो सकते हैं। यहाँ पे देखें ये इसकी वाउंडिंग की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसकी वाउंडिंग की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड पे। तो फर्स्ट जो हम कैटेगराइज करते हैं स्प्रिंग को ऑन द बेस ऑफ द वाउंडिंग, आइदर इट कैन बी द लेफ्ट हैंडेड और इट कैन बी द राइट हैंडेड। सेकेंड जो आता है हमारे पास एंड्स की बेस पे आता है। एंड्स जो है वो स्क्वायर हो सकते हैं या फिर उसको हम क्लोज्ड भी कहते हैं, ओपन हो सकते हैं और अनग्राउंड हो सकते हैं, क्लोज्ड हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं और अनग्राउंड हो सकते हैं, और क्लोज हो सकते हैं और ग्राउंड हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओपन एंड अनग्राउंड की। इस केस में देखें स्प्रिंग का जो लेंथ है, अब जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कहाँ से फोर्स जो है वो इसके इस एंड से लेके इस एंड तक एक्सपीरियंस होगी। इट मीन्स टोटल स्प्रिंग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर ए स्प्रिंग स्टोरिंग एनर्जी के लिए या वाइब्रेशन को वट एवर द पर्पज ऑफ द स्प्रिंग, ये टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द ओपन एंडेड। अब अनग्राउंड क्या है, अनग्राउंड बेसिकली अगर आप इसके एंड्स देखें तो वो कर्व्ड हैं, फ्लैट नहीं है। तो इस तरह जिनके एंड्स कर्व्ड हों तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, डेट आर द अनग्राउंड। अब ओपन एंड अनग्राउंड के केस में ये हमारे पास आ जाता है, दिस इज द प्लेन एंड ग्राउंड। तो हमारे पास एंड कॉइल्स क्या है, कोई भी एंड कॉइल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स क्या है, सारी की सारी कॉइल्स हमारे पास क्या है, एक्टिव कॉइल्स हैं। तो फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ और पिच हमारे पास उसकी ये वैल्यू आ जाती है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें क्लोज्ड एंड ग्राउंड की, अब इस केस सॉरी ओपन एंड, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, ओपन एंड ग्राउंड कर सकते हैं। ग्राउंड के केस में क्या होगा, लाइक दिस। अब ये जो इसका एंड सरफेस होगी उसको क्या करेंगे, उसको फ्लैट कर देंगे। अब एंड सरफेसिस को फ्लैट क्यों करते हैं, टू अवॉइड द बकलिंग। अब इन केस जब हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होना शुरू हो जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम इसकी एंड सरफेसिस को फ्लैट कर देते हैं। तो ये देखें जब हमने प्लेन एंड ग्राउंड किया है तो हमारे पास ये एंड जो है ये हाफ कॉइल यहाँ से और हाफ कॉइल इस तरफ से, इट मीन्स वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। जब लोड एग्जर्ट होगा वो कहाँ पे होगा, इस कॉइल के ऊपर एग्जर्ट होगा। तो ये हाफ कॉइल स्टार्टिंग पोजीशन से और नेक्स्ट इसी तरह एंडिंग पोजीशन पे जो हाफ कॉइल होगी। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने आ गए, 1। तो एंड कॉइल्स कितने आ गए हमारे पास, 1 आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कॉइल्स कितने आ जाएंगे, एक्टिव कॉइल और उसमें हमारे पास 1 प्लस करेंगे तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। तो इट मीन्स मेरे पास कितने कॉइल्स जो हैं एक्टिव होंगे इन केस ऑफ ए प्लेन एंड ग्राउंड में, टोटल नंबर ऑफ कॉइल में से 1 माइनस कर देंगे और वो 1 क्या है, हाफ ग्राउंड लेंथ फ्रॉम अपर एज एंड हाफ ग्राउंड लेंथ फ्रॉम द बॉटम एज। सेकेंड टाइप जो हमारे पास आती है डेट आर द स्क्वायर्ड और द क्लोज्ड एंड, यहाँ पे इसमें ग्राउंडेड भी होते हैं और अनग्राउंडेड भी होते हैं। अगर आप इस स्प्रिंग को देखें, इसके ये दोनों जो एंड्स हैं, ये स्प्रिंग ये एंड और ये दोनों एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। इसी तरह ये एंड और उसके साथ ये जो एंड है ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। जब लोड अप्लाई करेंगे तो ये दोनों स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे जो दोनों कॉइल्स हैं इनके ऊपर लोड जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। लाइक यहाँ से लेके ये हाफ और उधर से मेरे पास ये हाफ, इसी तरह ये हाफ से लेके लाइक यहाँ तक कोई भी लोड जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के जो हमारे पास एंड्स हैं आर नोन एज द स्क्वायर्ड एंड और द क्लोज्ड एंड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ, इसकी बात करें एंड कॉइल्स कितने आ गए, 1 कॉइल कंप्लीट कॉइल यहाँ से मेरे पास आ गया, दिस इज द, यहाँ से लेके ये 1 कंप्लीट कॉइल यहाँ तक ये आ गया और यहाँ से लेके ये 1 कंप्लीट कॉइल मेरे पास यहाँ से आ गया। सो द एंड कॉइल्स मेरे पास कितने हो गए, 2। एक्टिव कॉइल मेरे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स में से अगर 2 माइनस करेंगे तो वो मेरे पास कितने आ जाएंगे, एक्टिव कॉइल। अब ये मेरे पास एक्टिव कॉइल्स हैं, उसमें से ये माइनस करेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने आ जाएंगे, एक्टिव कॉइल में से ये एंड कंडीशंस जो है एंड कॉइल्स जो है वो माइनस करेंगे तो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। अब ये स्क्वायर्ड एंड भी ग्राउंड हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो ये क्या आ जाएंगे, क्लोज्ड एंड
अनग्राउंड आ जाएंगे। उस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स आ गए, ये उसकी पिच आ गई, सॉलिड लेंथ आ गई, ये हमारी सारी वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ कंडीशंस, हमारे पास जो एंड्स हैं वो स्केर्ड हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, ग्राउंडेड हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है डेट इज द सेट रिमूवल। सेट रिमूवल बेसिकली क्या है कि इनिशियली जब स्प्रिंग को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसकी लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड लेंथ से ज़्यादा बनाई जाती है। वो ज़्यादा बनाने का क्या पर्पज़ है कि हम उसको बाद में ये मैन्युफैक्चरिंग को जो अलाउंसेस होते हैं, टॉलरेंसेस होती हैं, उसको अकोमोडेट किया जाता है। सो प्रायर टू द फर्स्ट कंप्रेशन अ स्प्रिंग में हैव अ फ्री हाइट दैट इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हाइट। और उस हाइट को हम कैसे कंपनसेट करते हैं? टू वेज होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वे क्या होता है कि स्प्रिंग कैन बी बिल्ड विद अ फ्री लेंथ विच हैज़ अ अलाउंस फॉर सेट। दिस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ लेंथ एंड कंप्रेस्ड फाइनली फुली फर्स्ट टाइम। अब हम इसको क्या करते हैं कि हमारे पास हमारे दो वेज हैं। फर्स्ट क्या है कि हम स्प्रिंग बना रहे हैं, बिल्ट इन उसके अंदर अलाउंस दिया जाता है। अलाउंस को कैसे कंपनसेट किया? लेट्स से ये मेरे पास स्प्रिंग है, मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है, ये रिक्वायर्ड लेंथ है। तो ये अलाउंस हम कैसे करते हैं कि हम इस लेंथ को जब फुली कॉम्प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम में, तो उसके बाद हम इसके अंदर जितनी लेंथ में लॉस आता है वो लॉस कितना आएगा, डेट मस्ट बी इक्वल टू दिस अलाउंस। तो इस तरह हम उसके लेंथ को जो है हमारी फाइनल या रिक्वायर्ड लेंथ के ऊपर लेके आते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो होती है डेट इज द सेट रिमूवल और द रिमूविंग सेट, या प्री सेटिंग भी इसे कहते हैं। अब प्री सेटिंग क्या है? हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे टू अ सॉलिड हाइट के ऊपर, मैक्सिमम जितना स्प्रिंग कंप्रेस हो सकते हैं। तो जैसे ही स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो न्यू लेंथ जो आएगी डेट विल बी अ स्टेबल एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट द फ्यूचर एंड साइकिल। दिस इज नोन एज द सेट रिमूविंग। अब ये कैसे होता है? जब भी हम किसी मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं तो स्ट्रेसेस जो हैं वो मटेरियल के अंदर हो जाती हैं। मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे, सॉलिड लेंथ तक उसको लेके जाने का क्या पर्पज़ है कि हमने मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म किए। तो स्ट्रेसेस क्या हैं? मटेरियल के अंदर बिल्ट इन हो जाएंगी एंड दी स्ट्रेसेस आर नोन एज द रेजिडुअल स्ट्रेसेस। उन स्ट्रेसेस को हम क्या कहते हैं? आर द रेजिडुअल स्ट्रेसेस। और ये जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं टू डेट स्ट्रेसेस डेट आर इंड्यूस्ड इन पार्ट ड्यू टू द अप्लाइड लोड। इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अब ये स्ट्रेसेस क्या करती हैं? रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या हैं? अगर तो वो यील्ड मटेरियल्स की यील्ड स्ट्रेंथ से बिलो होंगी तो वो उसके अंदर प्री सेटिंग करेंगी, लेकिन अगर वो यील्ड स्ट्रेंथ से इंक्रीज कर जाएंगी, वो कहते हैं 1.3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगी, तो वो क्या करेंगी? डिस्टोर्शन कॉज करेंगी। और अगर बहुत कम होंगी तो हमारे पास उसकी जो फ्री लेंथ है उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे पास जो पर्पस था प्री सेटिंग का वो हम अचीव नहीं कर सकते। सो सेट रिमूवल क्या है? तो बेसिकली अगर आप इस टेबल को देखें, बस टेबल नंबर यहाँ पे देखें। अब ये टेबल के अंदर उसने शो किया हुआ है कि बिफोर द सेट रिमूवल स्ट्रेसेस के हैं 45% हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस, और आफ्टर द स्ट्रेस रिमूवल 60 to 70% हो गई हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस। इट मींस सेट रिमूवल से पहले वो स्ट्रेसेस 45% स्ट्रेसेस बेयर कर सकता था, और आफ्टर सेट रिमूवल इट कैन हैज़ अ कैपेसिटी टू यील्ड और टू एब्जॉर्ब, और सिंपली वी कैन से to bear the high stresses that ranges 60 to 70% higher stresses than the before set removal. So set removal का process जो है वो क्या है? basically हम कह सकते हैं कि it is used to increase the strength of the wire. अच्छा, अब इसी की मटेरियल इसी पे देखें हमारे पास क्या आता था, जो नेक्स्ट के कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास कहते हैं कि जब सेट रिमूवल शुड नॉट बी यूज व्हेन द स्प्रिंग्स आर सब्जेक्ट टू फटीग। जब हमने फटीग के लिए यूज़ करना तो उस केस में हम सेट रिमूवल को प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है डेट इज़ द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी बेसिकली क्या है? जिस तरह कॉलम्स जो हैं वो बकल हो जाते हैं, इसी तरह जब स्प्रिंग जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है वो बकल हो जाते हैं। हमारा बकल किस तरह के? लेट से मेरे पास ये स्प्रिंग है तो बकलिंग क्या है? लाइक वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम स्प्रिंग के अंदर जो बकलिंग है सिमिलर टू कॉलम्स किस तरह जज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो और सिंपली वी कॉल द
लेमडा। अब स्लेंडरनेस रेशियो को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ पर यूनिट डायमीटर। तो हमारे पास क्योंकि इन केस ऑफ ए स्प्रिंग सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना इजी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, वहां पे क्रिटिकल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल डिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है इट शुड बी बिलो देन क्रिटिकल डिफ्लेक्शन, और उसके हमारे पास कोरस्पॉन्डिंगली क्या आती है, क्रिटिकल लेंथ आती है। तो हम कहते हैं कि क्रिटिकल लेंथ जो है वो क्रिटिकल डिफ्लेक्शन अब किसकी इक्वल होती है, बाय क्रिटिकल इज इक्वल टू एल नॉट C1 1 माइनस C2 our lambda effective square होल पावर 1/2। इसमें C1 और C2 हमारे पास कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी के ऊपर। सो हमारा क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम एक एजम्पशन ली जाती है कि क्रिटिकल डिफ्लेक्शन जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, और या हम एज्यूम करते हैं, या हमारी जो एजम्पशन है कि वी वांट टू मेक क्रिटिकल डिफ्लेक्शन नॉट टू एग्जिस्ट। और ये किस तरह पॉसिबल होगा, अगर मेरे पास ये वैल्यू जो है C2/λ जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो 1 माइनस C अगर नेगेटिव में टर्म आ जाएगी तो ये वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इट मीन्स हमें इस वैल्यू को ग्रेटर देन 1 रखना होता है। अब वो क्या होता है, कहते हैं कि सिमिलरली कॉम्प्रेशन स्प्रिंग व्हील में बक्कल व्हेन द डिफ्लेक्शन बिकम्स टू लार्ज। सो कंडीशन क्या होती है स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास कि जो इसकी फ्री लेंथ है L नोट शुड बी लेस देन pi d over alpha 2e minus g over 2g plus e। अल्फा इज द एंड कंडीशन कांस्टेंट। अब एंड कंडीशन कांस्टेंट क्या है, अब देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सपोज स्प्रिंग बिटवीन सपोर्टेड बिटवीन फ्लैट पैरेलल स्पेस फिक्स्ड एंड है, लाइक ये एंड भी फिक्स है, ये एंड भी फिक्स है, इन बिटवीन टू स्पोर्ट्स हैं, इन बिटवीन स्प्रिंग है। जब स्प्रिंग बकल होगा, किस तरह बकल होगा, दिस इज द, ये बकलिंग आ जाएगी उसकी। तो अब इस केस में देखें हमारे पास ये लेंथ और ये लेंथ, अब ये इसकी एंड कंडीशंस हैं। इसी तरह हमारे पास उसकी एंड वो कांस्टेंट क्या आ जाता है 0.5। अगर वन एंड सपोर्टेड बाय द फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू स्प्रिंग एक्सिस एंड अदर एंड इज पिवटेड, तो हमारे पास लाइक दिस कि किस तरह होता है कि वन एंड जो है वो इसके बॉटम इसको फिक्स कर देते हैं, सेकंड यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, पिवटेड है, तो यहाँ पे देखें जो ये बकल होगा तो लाइक कुछ इस तरह हमारे पास बकलिंग आएगी। थर्ड कंडीशन देखें कि बोथ एंड पिवटेड हैं, और यहाँ पे देखिए फोर्थ कंडीशन देखिए वन एंड क्लैम्ड एंड द अदर एंड फ्री। अगर एक एंड को हम क्लैम कर दें और अदर एंड फ्री कर दें, लाइक मैंने ये एंड क्लैम कर दी है, ये एंड जो है फ्री है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो स्प्रिंग कैसे बकल होगा, लाइक इन दिस वे। सो हमें क्या है कि वाई क्रिटिकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास फॉर स्टील जो स्टेबिलिटी की वैल्यू आती है दिस इज दिस, एंड फॉर द स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड अल्फा दिस है, और एल नोट जो है इट शुड बी लेस देन 5.26 टाइम डी। अब ये जो है बेसिकली दिस इज द वैल्यू जो कि हम फाइंड आउट करते हैं बेस्ड ऑन द स्प्रिंग इंडेक्स एंड द एंड कंडीशंस। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है डेट इज द स्प्रिंग मटेरियल्स। स्प्रिंग मटेरियल्स जो हैं क्या हैं कि टेंसा उनकी स्प्रिंग मटेरियल जो हमको कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो दीज वेरी सो मच विद द वायर साइज द मटीरियल एंड इट्स प्रोसेसिंग आल्सो। तो वो कहते हैं अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेंथ वर्सेस द डायमीटर, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन फॉर सम मटीरियल व्हेन प्लॉटेड ऑन अ log पेपर। तो वहाँ से देखें हमारे पास ये दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस इज इक्वल टू ए इज द इंटरसेप्ट एंड डी एम जो है एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और डी हमारे पास क्या आ जाता है डायमीटर, एंड एस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें लाइक दिस, अगर ये हमारे पास क्या है शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेन है, टॉ दिस इज द शेयर स्ट्रेस,
और ये मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये पॉइंट क्या है, दिस इज द SSY यील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या आ जाएगी उसकी यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब यहां तक तो देखिए मटेरियल क्या रहेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर रहेगा। अब जैसे ही हम यील्ड स्ट्रेंथ से इंक्रीज करेंगे तो कहां तक जाएंगे, लेट से मैं इस पॉइंट तक जाती हूँ तो दिस इज द मैं कह टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर क्या है कि मटेरियल जो है वो प्लास्टिकली तो डिफॉर्म हो गया है, बट जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं, जो अलोंगेशन आई है, वो हमारे पास क्या अभी उसने उसको ब्रेक नहीं किया। सो वो कहते हैं आल्दो द टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ इज नीडेड टू डिजाइन द स्प्रिंग एंड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस स्प्रिंग मटेरियल आर टेस्टेड ओनली फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ perhaps because it is such easy and economical test. A very rough estimate of torsional yield strength can be obtained by assuming that the tensile yield strength हमारे पास 60 to 90% होती है of the tensile strength का। ये जो हमारे पास tensile yield strength है वो कितना 60 to 90% है हमारे पास tensile strength का। Then the distortion energy theory can be employed to obtain the torsional yield stress. तो on the basis of torsional distortion energy theory जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वो ये है हमारे पास कि जो अल्टीमेट यहाँ हमारे पास जो यील्ड स्ट्रेंथ है इट शुड लाई बिटवीन दीज रेंजेस। अब ये देखें हमारे पास स्प्रिंग मटेरियल्स हैं, बिफोर सेट रिमूवल उनकी स्ट्रेसेस कम बेयर करेंगे और आफ्टर सेट रिमूवल उनके अंदर स्ट्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा बेयर करने की कैपेसिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्रिंग स्ट्रेसेस एंड डिफॉर्मेशन। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।